बीजेपी आराम से 400 से ऊपर सीटें लाएंगे, आराम से। बताओ, वो जो बॉर्डर में आए हैं वो किसान है क्या? किसान होता है खेती में काम करता है अपना, खेती में अब तक इतने दिन वो यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, बैठे वो किसान का है, वो अराजकता फैला रहे हैं। वो किसान हो सकते हैं क्या देश में? एक ही बात है, उसी साइड का किसान है क्या पंजाब में? इतना हमारा भारत का एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, कश्मीर है। अपने विकास करने वाले लोग हमें नहीं चाहिए, हमें देश का विकास करने वाले लोग चाहिए। लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में जगह जगह देश भर में चुनावों का माहौल है, चुनावी सरगर्मी छाई हुई है। इसी के बीच जगह जगह पार्टी लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है अपने वादों के द्वारा, और जगह जगह पार्टी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तरह तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच मैं मौजूद हूँ सीपी में और करेंगे सीधे बातचीत यहाँ के लोगों से कि उनका क्या कहना है कि क्या लोकसभा में इस बार जो गठबंधन मिलकर तैयार हो रहा है, जो अभी पिछले समय की अगर हम बात करें जो बिखरता हुआ नजर आ रहा था, अब गठबंधन कहीं ना कहीं ये मजबूत होता नजर आ रहा है। यूपी की अगर हम बात करें, यूपी को राजनीति का गढ़ माना जाता है, ऐसे में वहां पर गठबंधन में बातचीत हो गई है और वहां पर 17 सीटें सपा ने कांग्रेस को दे दी है। और अगर बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल सरकार में भी गठबंधन के झोली में 5 सीटें डाल दी गई है। अब ये गठबंधन किस हद तक टक्कर देने वाला है एनडीए को, करेंगे इस पर सीधी बातचीत। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, नाम क्या है सर? ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको कि गठबंधन कितना सक्षम है इस बार बीजेपी को टक्कर देने? कोई सक्षम नहीं है, बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकता है वो किसी हालत में भी, चाहे कितना भी एकजुट एक गठबंधन बना ले, बीजेपी आराम से 400 से ऊपर सीटें लाएंगे, आराम से। कितने विश्वास के साथ बोल रहे हैं आप 400 से ऊपर सीटें? 400 ऑब्वियसली सीधी सी बात है, सब काम दिख रहा है, जनता मन बना चुकी है। यंग जो हमारे यंग जनरेशन है, नए वोटर्स हैं जो, और हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग हैं, उन्हें सब मन बना चुका है कि हमने किसको वोट देना, हमने मोदी जी को ही वोट देना। यंग और बुजुर्ग की बात कर रहे हैं कि आप काम दिख रहा है, किसान तो नाराज है। अरे वो किसान कौन से किसान है? किसान तो मेरे को दिख नहीं रहे, वो किसान है सर, जो राकेश टिकैत जी उनके समर्थन में मौजूद है। अरे वो तो डकैत है, वो टिकैत थोड़ी है, डकैत है उसका नाम। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली सीधे डकैत है वो। ये बताओ, वो जो बॉर्डर में आए हैं वो किसान है क्या? किसान होता है खेती में काम करता है अपना, खेती में अब तक इतने दिन वो यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, बैठ के आराम से। एनएसपी को लेकर मांग है उनकी, जा रहे हैं वहाँ? नहीं मिलेगी एनएसपी, बिल्कुल नहीं मिलेगी तुम्हें। तुमने हमारा 2020 में हमारा तिरंगा जो हमारे भारत की शान है, जो हमारा ध्वज है, हमारे राष्ट्र, तुमने उसको फेंक के अपना वो खालिस्तान का वो लगाया था, तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एक रत्ती कुछ ही नहीं मिलेगा तुम्हें मिलेगी ओनली राख, जो चलती है ना आग, उसकी राख मिलेगी तुम्हें। हाँ जी। तो खालिस्तानियों से रिलेट कर रहे हैं आप, वो जो वहाँ पर बैठे हैं बॉर्डर पर किसान? हाँ, बैठे वो किसान का है, वो अराजकता फैला रहे हैं, वो किसान हो सकते हैं क्या देश में? एक ही बात है, उसी साइड का किसान है क्या पंजाब में? इतना हमारा भारत का एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, कश्मीर है ना? हमारे क्या नहीं होता वहाँ? अरे यार, फल भी तो खाते हैं, फल ज़्यादा खाते हैं अनाज से तो लोग। फल जो कहाँ होते हैं? हिमाचल में, कश्मीर में सेब होते हैं, हिमाचल में सेब होते हैं, उत्तराखंड में सेब होते हैं। अच्छा, अब महाराष्ट्र में क्या नहीं होता? अंगूर महाराष्ट्र में होता है, अनार महाराष्ट्र में होता है, ये मनमाड़ में, नासिक में अंगूर होता है, नागपुर में अंगूर, ये संतरा होता है। तो ये वहीं के और जगह के किसान नहीं है क्या? बताओ, यही बताओ, ये वहाँ के ही किसान क्यों हैं? इन्होंने एक एजेंडा बना रखा है, इनका पैसा आ रहा है कनाडा से, सब भर के पैसा आ रहा है, बैठ के वहाँ खा रहे हैं, हराम की खाने की आदत पड़ी है उन्हें, बैठ के खा रहे हैं। जब अपना पैसा लगता है ना जेब से, तब पता चलता उन्हें, तो अभी फंडिंग आ रहा है पैसा, सीधी सी बात है। देखिए, आप कह रहे हैं इस बार 400 से ज्यादा वोट मिलेगी, बीजेपी हासिल करेगी, इतने दावे के साथ आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों का इस पर आरोप है कि ईवीएम के दम पर बीजेपी इतनी वोट हासिल करेगी। अरे एक बात बताऊं, मैं बंगाल में भी तो किया, फिर कांग्रेस ने ईवीएम के दम पे उतनी सीटें लाई। बंगाल में भी तो उनकी सरकार बनी ना, वो भी तो ईवीएम में उन्होंने भी तो गड़बड़ की। फिर इसका मतलब है बंगाल में भी तो की उन्होंने गड़बड़ ईवीएम में। ये इससे पहले हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई, वहाँ भी इन्होंने गड़बड़ की, इन्होंने भी तो गड़बड़ की ना ईवीएम के साथ छेड़खानी, तभी तो इतनी सीट आई, नहीं तो नहीं आती इनकी भी सीटें। ठीक है, देखिए ये जो अभी गठबंधन जो तैयार हो रहा है, आप कह रहे हैं कि 400 की 5 सीटें आएगी, वह गठबंधन इतना मजबूत हो रहा है, 17 सीटें दे दी गई हैं गठबंधन में, पूरी तैयारी के साथ है इस बार गठबंधन? कोई तैयारी नहीं है, आप लिख के ले लो, प्रैक्टिकली थ्योरी सब मेरे से लिख के ले लो, 400 से पार बीजेपी सरकार बन रही है आराम से। हमारी जो मोदी सरकार है,
इस बार 2 बार होके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हैट्रिक, पूरे हैट्रिक बनाएंगे इस बार तीसरी बार। एस राव जी, ये बताइए लोकसभा चुनावों को लेकर अभी जो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इससे पहले जो चुनाव हो रहे हैं राज्यों में जगह जगह, इसमें गठबंधन अपनी तैयारियां बहुत ही धमाकेदार तैयारी कर रहा है, बहुत ही अच्छे से, और गठबंधन कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप मजबूत होता नजर आ रहा है। एक तरह से देखें जो यूपी है वो राजनीति का गढ़ माना जाता है, ठीक है, तो वहां पर भी अब गठबंधन मजबूत होता नजर आ रहा है। 17 सीटें वहां समाजवादी पार्टी ने दे दी है कांग्रेस को। अगर बात करें हम बंगाल की तो वहां भी 5 सीटें गठबंधन की झोली में डाल दी गई हैं। तो किस लेवल पर ये बीजेपी को टक्कर देने वाला है गठबंधन? देखिए, गठबंधन जो है ये पूरा ठगबंधन है। भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हो गए और अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो सब एक हुए हुए हैं। सबका अपना निजी स्वार्थ है, और जब निजी स्वार्थ वाले लोग होते हैं तो वो देश का कभी विकास नहीं कर सकते। वो खाली अपना विकास कर सकते हैं, और अपने विकास करने वाले लोग हमें नहीं चाहिए, हमें देश का विकास करने वाले लोग चाहिए। जैसे कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार में क्या है, देश के बारे में सोचती है, ना अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। खाली एक ही विजन है उनका कि मेरा देश ऊपर जाए, मेरा देश नंबर 1 बने। तो वो उस प्रक्रिया में देश काम कर रहा है। उसी प्रक्रिया में देश की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत काम हो रहा है कि देश विकसित कैसे बने, विकसित भारत कैसे बने। सर, ये जो बेरोजगारी को लेकर लगातार आरोप आ रहा है इस सरकार पर, इस पर क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं कि विकास की ओर देश जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी जैसी समस्या, इस तरह के लगातार आरोप जो है इस मौजूदा सरकार पर लगते आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी का पहले क्या फार्मूला बना रखा था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और गवर्नमेंट जॉब में आप सैलरी गवर्नमेंट के घर जमाई बन जाए और मजे करें, ठीक है ना। कितने पे कमीशन लगा दिए, 1 से लेकर 7वें पे कमीशन तक पहुंचा दिया इन्होंने। अब ये पे कमीशन पे आप बात करें कि उसी पे कमीशन में अगर एक बंदे को शुरू से ही 60-70 हजार रुपए मिल जाती है तो आने वाला क्या रेट आ गया आपका, वही आदमी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी लेता है। अब वो सैलरी, उस पे कितने आदमी काम कर सकते हैं? 10-15 लोग काम कर सकते हैं, 10-15 लोगों को रोजगार मिलता है। तो मोदी जी चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़े, हमारे देश में ऐसी आए कि चाहे, अब देखिए, रोजगार ज्यादा करके कौन बिजनेसमैन बढ़ाता है? अडानी और अंबानी जैसे लोग। अब इनको क्या है, ये कहते हैं कि हमारे देश को वो कर रहे हैं। अरे यही लोगों को इन पे अटैक कर रहे हैं। जो लोग हमारे देश को रोजगार पैदा करवाते हैं उन लोगों को गलत सलत बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, ये अडानी और अंबानी आज के पैदा हुए क्या? कांग्रेस के राज में नहीं थे? 60 साल कांग्रेस ने राज करा तो क्या ये अडानी और अंबानी नहीं थे? तो कहने का मतलब खाली ये अटैक करना जानते हैं, उसका के समस्याएं पैदा करना जानते हैं, समाधान नहीं है इनके पास में किसी भी चीज का। देखिए, यूपी में अगर योगी सरकार की हम बात करें तो लोग बहुत कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, बड़ा अच्छा काम सरकार कर रही है। ऐसे में जो ये पेपर लीक का मामला सामने आता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक का हो सकता है, उस पर भी एक्शन चल रहा है, और योगी जी जो है, बड़ी उनकी जो टॉलरेंस की नीति थी, 0 टॉलरेंस की नीति थी उनकी। अब उनको ये पता है कि पेपर लीक हुआ है ना, तो देखिए उसकी जड़ तक जाएंगे। जो योगी जी है उसकी जड़ तक जाएंगे, और जब तक वो समाप्त नहीं हो जाती ना, ये नकल का वो समाधान ना हो जाए, तो देखिए वो समाधान करके ही छोड़ेंगे। ये सारे उनके सरकार में इस तरह की चीजें हो जाती है तो लगातार जो विपक्षी लोग हैं उन लोगों को भी काफी कहने का मौका मिल जाता है एक तरह से। देखिए, विपक्ष को तो मौका ही ढूंढना है ना, उनके पास में अपना करा कुछ नहीं है, ठीक है। वो चाह रहे हैं किसी तरह से मोदी जी की बदनामी हो। कभी किसानों का मुद्दा ले आते हैं, कभी सीसीए का मुद्दा ले आते हैं, कभी पहलवानों का मुद्दा ले आते हैं, तो उनको तो मुद्दे चाहिए बस। वैसे आप उनसे पूछिए कि देश के विकास में आप क्या करेंगे। अगर आप चुन के आ जाते हैं तो उससे कोई जवाब नहीं देगा उनके पास में कि क्या हम देश के क्या पॉलिसी बनाएंगे देश के विकास के लिए। वो कोई समाधान नहीं है उनके पास समस्याएं हैं, समाधान नहीं है।
देखिए, बात करें अगर चाहे विपक्ष हो या कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे पर तंज कसने में कोई भी पीछे नहीं हटती है। अगर बात करें अभी पीएम मोदी जी ने बंगाल सरकार पर एक निशाना साधा है, उन्होंने सीधा उनको ममता जी को बोला है कि ये जो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की गई है, तो इस पर जो उनका एक्शन जा रहा है बंगाल सरकार का, ये वोट बैंक को लेकर जा रहा है। तो ये जो यौन उत्पीड़न को लेकर, महिला उत्पीड़न को लेकर जो ये घटना सामने आई है, शाहजहां शेख को अभी गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में वोट बैंक को लेकर जो सरकार ये साजिशें कर रही है बंगाल सरकार, ये बेहद निंदनीय है। इसमें भी राजनीति को घसीटना। देखिए, शाहजहां शेख कौन है? वो एक बलात्कारी है, गुंडा है, बदमाश है। और ये ममता दीदी कौन है? ममता दीदी सबसे बड़ी वो है, उनके सरदार है, बदमाश उनके। देखिए, कम्युनिस्टों से इन्होंने सत्ता छीनी, ठीक है, और क्या करके ली कि हम इसको विकास करेंगे। वेस्ट बंगाल का विकास का नाम पे देख रहे, बांग्लादेश से लोग हमारे देश में आ रहे, मुस्लिम बस रहे, उनको कहाँ शिफ्ट करी जा रही है? कभी उत्तराखंड चले गए, कई लोगों को कहीं दूसरी स्टेट में, वहां से बसें भर के जाती है। कहाँ से? बंगाल से, वेस्ट बंगाल से बसें भर के जाती है और कोई उत्तराखंड में छोड़ देता है, वहाँ खाली बस आ रही होती है। तो कहने का मतलब इन्होंने अलगाववाद को बढ़ाने का काम का ठेका ले रखा है और गुंडागर्दी सबसे उनके राज्य में, ममता दीदी के राज्य में गुंडा राज पूरा है। सारी पुलिस वाला या जनता भी नहीं बोल पाती डर के मारे। तो ये ममता दीदी का जो है वहाँ से राज समाप्त होना चाहिए, तभी अमन चैन हो। सर, क्या कहेंगे इस पर? संदेश खाली की महिलाओं ने जो आरोप लगाए थे लगातार, अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद जश्न मना रही है महिलाएं, तो इस पर मेरा सवाल आपसे ये है कि बंगाल की जो सरकार है, इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसका इसमें बहुत बैड प्रभाव पड़ेगा। नारी जाति की मान सम्मान की बात है। एक नारी द्रौपदी का अपमान किया था और बहुत कीमत देनी पड़ी थी। 45 करोड़ आदमी कटा था। देखिए, मुख्यमंत्री खुद महिला है वहाँ। बुरी तरह से हारेगी ममता को जूते लगेंगे, नारियां इसके चप्पल मारेगी और इसका ममता बानो का बुरा हाल होगा। ममता बानो कह रहे हैं आप? हाँ, ममता बानो ही है वो। अच्छा। कोई हिंदू गाय का मांस नहीं खाएगा, हाँ। कभी नहीं खाएगा। हाँ। बकरे का, मुर्गे का, जो भी है, भैंसे का, नारी का, लेकिन गाय का बीफ कभी नहीं खाएगा हिंदू। जो बीफ खाता है वो हिंदू नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। देखिए, एक सवाल बनता है आपसे। देखिए, चटकारे ले लेकर बीफ खाती है ये। अभी वोट बैंक को लेकर शाहजहां शेख को 72 घंटे में, इससे भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये जो भी पुराना मुद्दा उठा था ब्रजभूषण को लेकर, वो भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर था, उन्हें गिरफ्तार नहीं करा गया, टाल मटोल करते रहे वहाँ पर लोग, वहाँ पर चीजें नहीं हो पाई। क्या लगता है आपको कि क्या हुआ है? देखिए, उसमें क्या है ना, जहाँ राजनीति आ जाती है ना, वहाँ काम खराब होता है। इन लोगों ने उनको बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है, पहलवानों को, पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख दी, ठीक है, कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, जितने भी लोग थे ना, उनके कंधे पे बंदूक रख दी। तो आपका कहना यह है कि विपक्षी लोगों ने उन्हें बैठाया है वहाँ पर, बिल्कुल प्रदर्शन का बैठाने के लिए विपक्षी का काम था और वो उस पर राजनीति करना चाहते थे। देखो, फैसला जब गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे साथ बैठ के बात करो और आप राजनीति मत करो, अगर आप राजनीति करोगे तो अपना ही सम्मान, कभी जा रहे हैं हरिद्वार में, वो कह रहे जी हमें अपने मेडल वापस करने, गंगा जी में प्रवाहित करने, तो क्यों नहीं प्रवाहित करे जी? फिर उसके बाद में किसान बीच में घुस जाते कि जी राकेश टिकैत जी वहां पे पहुंच जाते। तो कहने का मतलब राजनीति करने से आगे आप और मेरे बीच में अगर झगड़ा हो जाए, है ना, तो आप और मैं ही सुलझा सकते हैं ना। तो मीडिएटर का काम होना चाहिए कि उसका समझौता करवाए, ना कि भड़काने का काम करे, उसमें आग घी डालने का ना काम करे, आग में घी डालने का काम करा इन लोगों ने और कहा कि मेरी वोट बैंक बन जाए। केजरीवाल साहब ने चरपाइयां और ये और वो और सब देना शुरू कर दिया। ऐसे सीसीए में करा था केजरीवाल साहब ने। केजरीवाल जी भी इस बार स्टेट लेवल पर जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं फिर से इलेक्शंस को लेकर। बीजेपी या दिल्ली से अकेले लड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि कितनी टक्कर देंगे इस बार? क्योंकि स्टेट लेवल पे बात करें तो केजरीवाल जी के समर्थन में काफी लोग हैं, देश की जनता, दिल्ली की जनता। देखिए,
मैं तो दिल्ली की जनता से यही कहूंगा कि इस महाठग के अगर आप उसमें आए, ये तो महाठग है, गिरगिट की तरह रंग बदलता, अभी कुछ बोलेगा तो कल को कुछ बोल देगा। पहले कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, और 52 करोड़ के शीश महल पे बैठ गया। अब इससे पूछा जाए 52 करोड़ का, आप तो कुछ नहीं लेने वाले थे, आप तो सिक्योरिटी भी नहीं चाहते थे, तो कैसे आपने ले ली, है ना। और फिर देखिए कि नहीं हम तो भ्रष्टाचार खत्म करने आए, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। इतने कम टाइम में इससे आदमी ने करोड़ों रुपए के घोटाले कर दिए हैं। वो शराब घोटाला, पता है, एक के साथ एक फ्री, के पंजाब को कहा मैं नशा मुक्त कर दूंगा, है ना, और दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। तो ये कहाँ का वो है। अपने गुरु अन्ना हजारे को बेवकूफ बनाया कि जो उनके कंधे पे बंदूक रख दी, अपने सीढ़ियां बना के उनको सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये सबसे बड़ा महाठग है। और अगर दिल्ली की जनता अगर इस ठग को वोट डालती है तो दिल्ली से बेवकूफ जनता कोई नहीं। देखिए एक और सवाल मेरा आपसे है, अभी लगातार मोदी जी का अगर आप भाषण देखेंगे संबोधन, तो हर बार वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, और लोगों का भी यही विश्वास है। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि 400 के पार इस बार मोदी जी आने वाले हैं। तो ये जो आत्मविश्वास के साथ लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो कुछ लोगों का आरोप लगातार ये लग रहा है कि ईवीएम के बल पर वो 400 के पार पहुंचेंगे। देखिए ये सारी चीजें गलत है। ईवीएम के बल पे नहीं, मोदी जी अपने काम के बल पे आएंगे। अब देखिए भारत की जो जटिल समस्या थी, धारा 370, 35 से, ठीक है, 3 तलाक का मुद्दा, महिलाओं पे कितना उत्पीड़न होता था, 3 तलाक का मुद्दा, और आपका ये देखिए राम मंदिर का मुद्दा 500 सालों से चला आ रहा था, खत्म नहीं होता, उस पर राजनीति होती रहती थी, पर खत्म कोई करना नहीं चाहता। मोदी जी ने खत्म करवा दिया। चाहे निर्णय कोर्ट का है, पर उन्होंने उसको वो करा, लीगली वे में ले गए उसे, और लीगली वे में से विजय मिली। ठीक है, क्या कहेंगे सर, इस बार मोदी जी हर भाषण में लगातार ये कह रहे हैं इस बार 400 के पार। लोगों का आरोप है कि ईवीएम के बल पर 400 के पार होगा। तो ईवीएम में गड़बड़ वहाँ कर्नाटका में तो नहीं हुई, हिमाचल में तो नहीं हुई, तेलंगाना में तो नहीं हुई, चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे सर अभी। बुराई का ठिकरा जो है ये दूसरे के ईवीएम के सिर पे फोड़ते हैं। जीते, कांग्रेस जीती, 15 साल से बीजेपी की हुकूमत थी, और ईवीएम में गड़बड़ करते तो करी जाते, कोई गड़बड़ नहीं। जीत गए तो कहते हैं हमारे काम की जीत है। तुमने 15 साल में क्या किया, तुम तो पोजीशन में भी नहीं थे। चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुए, इन पर क्या कहेंगे? हमारे काम की जीत। देखिए चंडीगढ़ में जो, सुनिए सर, रिजल्ट आता 31 मार्च को, एक साल पढ़ता बच्चा। एक मिनट में रिजल्ट आता चंडीगढ़ में आपने कहा जी, ये बार बार वही ठीकरा फोड़ रहे ना। आम आदमी पार्टी की साइड से कुलदीप जी खड़े हुए थे, उनकी वोट एकदम इनवैलिड घोषित कर दी। इनवैलिड, अब वो क्या बैलेट पेपर से हुए ना जी, बैलेट पेपर का नतीजा देख लिया, सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गया? जब बैलेट पेपर से नतीजे आए तब तो आपको बोलना चाहिए तो ये तो बहुत अच्छा नतीजा है, तब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। अब आप कहते हैं ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब बैलेट पेपर का नतीजा देख लिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं विपक्ष के पास में मुद्दा विहीन है, और उनको लगता है कि हम ऐसे आरोप लगा करके और इनका मनोबल गिराने की कोशिश है। और देश के दिल में बैठते हैं मोदी जी, और जो दिल में बैठ जाए इंसान तो वो कभी ऐसे आसानी से हल होने वाला नहीं है। क्या बात है। देखिए आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीधे हमने लोगों के विचार आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा किए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और तब तक के लिए देखते रहिए कैंडिड खबर।